तो सबसे पहले हम लोग डॉलर इंडेक्स की बात कर लेते हैं। तो उसको पहले मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ और फिर मैं आपको हिंदी में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। द यूएस डॉलर इज अ लिटिल बिट इन फेवर दिस मंडे एज थ्री मेन फैक्टर्स प्रोवाइड सम सपोर्ट फॉर द ग्रीन बैक। अब इसमें ये बोलना चाह रहा है कि डॉलर इंडेक्स के अंदर जो आप एक रैली देख रहे हो, उसके तीन मेजर फैक्टर्स हैं जिसके कारण डॉलर ने अपनी बढ़त को बनाए हुए रखा हुआ है। अपने अब देखो प्रॉब्लम क्या है कि डॉलर जब ऊपर जाता है तो बाकी जितने भी काउंटर करेंसीज हैं वो नीचे आती हैं, जैसे यूरो हो गया, जीबीपी हो गया, ठीक है ना, एनजेडी हो गया। हालांकि गोल्ड भी आता है नीचे, लेकिन गोल्ड का अभी स्टोरी दूसरी चल रही है, उसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। तो पहला रीजन है, द फर्स्ट वन इज जियो पॉलिटिक्स, with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu vowing to step up retaliation after an Iranian drone struck near his private residence over the weekend। तो पहला तो यह है कि जो जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रही है, जो ईरान के ड्रोन ने उसके प्राइवेट रेसिडेंस, जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर बेंजामिन, उनके आसपास कहीं ना कहीं वो देखा गया, वहां पे उसके ऊपर आके खड़ा हो गया। तो एक ये बहुत बड़ा जो था झटका है इसराइल के लिए। तो इससे क्या हो गया कि जियो पॉलिटिकल जो लड़ाइयाँ हैं आपस में वो और भी ज्यादा गहरी हो गई, खतरनाक लेवल पे पहुंच गई हैं, जिसके कारण आप गोल्ड के अंदर एक जबरदस्त जो रैली देखने को मिल रही है ना आपको, और विदाउट एनी रिट्रेसमेंट जो एक आपको जबरदस्त मूवमेंट देखने को मिल रही है, वो गोल्ड के अंदर आपको देखने को मिल रही है, और साथ साथ आपको डॉलर में भी देखने को मिल रही है। क्योंकि जब ऐसा जियो पॉलिटिकल टेंशंस होती हैं तो गोल्ड तो कमोडिटीज के अंदर सेफ हेवन माना जाता है, और डॉलर को करेंसीज के अंदर सेफ हेवन माना जाता है। क्योंकि ऐसे समय में क्या होता है कि जो इक्विटी मार्केट है, यानी जो शेयर बाजार है, वो नेगेटिवली परफॉर्म करता है। तो जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स के, बड़े बड़े हेज फंड्स के लाखों करोड़ों रुपए लगे हुए हैं, तो अगर वो शेयर बाजार में ऐसे समय में पैसा लगाएंगे तो आने वाले 6 महीने साल भर में उनको रिटर्न नहीं मिलने वाला है। तो ऐसे लोगों को क्या चाहिए होता है, रिस्क फ्री रिटर्न चाहिए होता है, कि चाहे 6% का रिटर्न हो साल का, 7% का हो, 8% का हो, 10% का हो, तो कुछ तो रिटर्न मिले, रिस्क फ्री रिटर्न मिले। तो वो रिस्क फ्री रिटर्न के लिए गोल्ड के अंदर और डॉलर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, क्योंकि ऐसे समय में इक्विटीज मार्केट, शेयर बाजार आपका परफॉर्म नहीं करता है। ऐसे समय में आपका कमोडिटीज और करेंसीज परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे ये डॉलर इंडेक्स के अंदर आपको एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। तो सेकंड जो ड्राइवर है इज कमिंग फ्रॉम दी फेडरल रिजर्व। फेडरल रिजर्व कौन है? आपका अमेरिका का सेंट्रल बैंक है, जिसका नाम है फेड, जिसका नाम है फेड। After a few of its officials called for a gradual approach to reduce interest rate or even no rate cut in order to retain control of inflation। अब इसको समझो। फेडरल रिजर्व के कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने बोला कि भैया अभी हमें इंटरेस्ट रेट रिड्यूस नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, हमें कोई बहुत ज्यादा एग्रेसिवली डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि भैया जब भी आप फॉरेक्स मार्केट में आ रहे हो, तो ये जो फेडरल रिजर्व के मेंबर्स हैं और इनका जो बाप बैठा हुआ है कौन, जेरोमे पवेल साहब, मैं आपको अपने ऑब्जर्वेशन से, अपने ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के हिसाब से बता देता हूं, इनकी बात दोस्तों कभी मत मानना। ये कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। अभी कुछ टाइम पहले जब डॉलर इंडेक्स आपका नीचे गिर रहा था, नीचे गिर रहा था, ऐसे गिर रहा था, मैं अभी आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा, तो उस समय इनके बड़े एग्रेसिव स्टेटमेंट्स आ रहे थे कि भाई हम नवंबर में इतना इंटरेस्ट रिड्यूस कर देंगे, हम लोग दिसंबर में इंटरेस्ट रिड्यूस कर देंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने अक्टूबर के अंदर जब निकाला तो 50 बेसिस पॉइंट रिड्यूस किया, ठीक है ना। लेकिन इन्होंने बोला नवंबर में भी ये कर देंगे, दिसंबर में भी रिड्यूस कर देंगे। तो रिड्यूस करने से होता क्या है, रिड्यूस करने से डॉलर के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और डॉलर आपका कहीं ना कहीं नीचे आता है। और डॉलर जब नीचे आता है तो लोग सेल करते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि डॉलर में लोगों को सेल में बैठा दिया, ऊपर के लेवल पे यूरो जीबीपी में बाय में बैठा दिया। अब यहां से डॉलर को ऐसा ऊपर लेके जा रहे हैं और अब बोल रहे हैं कि भाई हम कोई इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करने वाले नहीं है। अलग अलग व्यक्ति आके अलग अलग स्टेटमेंट दे देता है, जिसके कारण डॉलर इंडेक्स में तेजी बनी हुई है, वो नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा है, ठीक है ना। फाइनली जो थर्ड ड्राइवर है इज द अपकमिंग यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑन November 5 विद ए स्मॉल लीड ऑन द बैटिंग वेबसाइट्स फॉर फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप विच सपोर्ट्स अ स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर। अब यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है। November 5 को क्या हो रहा है, आपके यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के रिजल्ट्स आने वाले हैं, और जो स्मॉल लीड, मतलब एक छोटा सा इनको एक लीड मिला है। बैटिंग जो वेबसाइट्स होती हैं, जो आपको सट्टे वाली वेबसाइट्स होती हैं, सट्टा लगता है ना कि भाई डोनाल्ड ट्रंप जीतेगा या कमला हैरिस जीतेंगी, तो ये सट्टा वर्ल्ड जो है बहुत बड़ा वर्ल्ड है। जितना टर्नओवर फॉरेक्स में नहीं होता उतना बाहर के सट्टे बाजार में टर्नओवर होता है, ठीक है ना। तो इस पे भी बहुत बड़ा सट्टा
और करोड़ों अरबों का सट्टा लगता है कि डोनाल्ड जीतेगा या कमला हैरिस जीतेंगी, बहुत तगड़ा सट्टा लगता है। ठीक है ना। तो उसके अंदर जो बैटिंग वेबसाइट है जहाँ पे सट्टे लग रहे हैं, तो वहां पे इस बात का डेटा निकल के आया है कि भाई यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे, जो कि सपोर्ट करेगा स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर को। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जब किसी ने किसी आर्टिकल से मैंने उठाया, तो ये स्ट्रॉन्ग डॉलर का जो स्टेटमेंट है, मैं इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता हूँ। रीजन क्या है इसके पीछे? जो डोनाल्ड ट्रंप है वो सपोर्ट करता है आपका बिटकॉइन को, वो सपोर्ट करता है आपका बिटकॉइन को। अब बिटकॉइन को अगर सपोर्ट करेगा तो बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ेगी, वो और डॉलर की वैल्यू क्या होगी? डाउन जाएगी। ठीक है ना, डॉलर की वैल्यू क्या होगी? डाउन जाएगी। तो अगर ट्रम्प जीतेगा तो मेरे को लगता है नहीं कि डॉलर को ऊपर जाना चाहिए, ट्रम्प जीतेगा तो डॉलर को नीचे आना चाहिए। तो ये मेरी अपनी एनालिसिस है। ठीक है। यूएस कैलेंडर इज वेरी लाइट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक डेटा ऑन मंडे। Besides, the US Treasury set to issue some more debt into the market. Four Fed members will speak regarding this. Markets will want to look for further confirmation from the Fed on the rate cut projection for the meetings in November, December. After Atlanta Fed President Raphael Bostic said last week that the Fed should refrain from cutting. अब देखो ये अलग अलग मेंबर आके क्या बोल रहे हैं कि डेट द फेड शुड रिफ्रेन फ्रॉम कटिंग, यानी हमें दूर रहना चाहिए इंटरेस्ट रेट के झमेलों से, हमें नहीं रिड्यूस करना है, जिसकी वजह से डॉलर इंडेक्स आपका स्ट्रांग हो रहा है। अब आते हैं यूरोजोन के बारे में। Last month, PMI report for the Eurozone were so bad that it prompted an about turn by the European Central Bank on the likelihood of a back-to-back cut in October, having signaled the opposite at the September meeting. The ECB has now cut rate three times, totaling 75 basis point. अभी तक देखो ECB ने, जो यूरोप का सेंट्रल बैंक है, उसने 3 बार 25 बेसिस पॉइंट करते 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 75 बेसिस पॉइंट अब तक रिड्यूस कर दिया है। पीएमआई नंबर्स कौन होते हैं? पीएमआई नंबर्स का मतलब होता है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स आपके सर्विस सेक्टर और नॉन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर देखा जाता है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग की हालात कैसे हैं। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो कितना इन्वेंट्री बना रही है, कितने लोगों की सैलरी इंक्रीज कर रही है, कितना नया स्टाफ रख रही है, कितना नया रॉ मटेरियल लेके आ रही है, कितना प्रोडक्शन था, कितने टन का पिछले महीने प्रोडक्शन हुआ, इस महीने कितने टन का प्रोडक्शन हुआ। ठीक है ना। तो वो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। सर्विस सेक्टर में जाओगे, कितने आपके माल की सेल हुई, कितना इन्वेंट्री आपका बैकलॉग के अंदर है, इस महीने आपने कितना इन्वेंट्री क्लियर किया, कितने स्टाफ को रखा, कितनी ब्रांचेस खोली, वो सब पीएमआई नंबर्स के ऊपर है। क्योंकि जब पीएमआई नंबर्स अच्छे होते हैं, यानी जब हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर मिलकर अच्छा काम कर रहा होता है, तो ये करेंसी के लिए अच्छा होता है। लेकिन अगर वो चीजें अच्छी नहीं है, अगर डेटाज अच्छे नहीं आ रहे, तो क्या बताता है? मार्केट के अंदर रिसेशन है, मार्केट के अंदर धंधा नहीं चल रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है। तो रिसेशन होगा तो मार्केट में इंटरेस्ट रेट को लोअर लेवल पे रखा जाएगा। जब इंटरेस्ट रेट को लोअर लेवल पे रखा जाएगा तो करेंसीज भी अपनी डाउन आएंगी। ठीक है ना। तो अगर पीएमआई नंबर्स खराब आते हैं अक्टूबर के, और इक्वली डिसअपॉइंटिंग, देन देर इज ए पोजीशन कि वही आने वाले नवंबर मीटिंग के अंदर आपका जो है इंटरेस्ट रेट और ज्यादा रिड्यूस, सॉरी इंटरेस्ट रिड्यूस होगा। तो यूरो के लिए क्या रहेगा? यूरो के लिए नेगेटिव रहेगा, यूरो और ज्यादा नीचे चला जाएगा। अब इसको अगर आप पढ़ोगे, इस पूरे ब्लॉक को अगर आप पढ़ोगे, तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं अभी आपको नहीं बताना चाह रहा, क्योंकि ये ऐसी एडवांस की चीजें हैं कि अगर मैं आपको समझाने जाऊंगा और समझाऊंगा भी, तो आप समझ भी नहीं पाओगे। क्योंकि इसको समझने के लिए, इस फंडामेंटल पार्ट को समझने के लिए थोड़ा सा मतलब मैं समझता हूँ कि मार्केट का ज्ञान, मार्केट का नॉलेज और मैच्योरिटी होना चाहिए, जो आप हमारे एडवांस क्लासेस को ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हो, ले सकते हो। हमारे ऑलरेडी एडवांस कोर्सेज चल रहे हैं दोस्तों। जो भी फर्स्ट टाइम बुलबेल एकेडमी में आया है, मैं आपको एक नॉलेज बता देता हूँ कि हमारे करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम प्लस कुछ एडवांस कोर्सेज चल रहे हैं, जिसके अंदर आप अगर अपने करियर के अंदर एक नया चैप्टर शामिल करना चाहते हैं, एक नई लीग पे जाना चाहते हैं, फंड मैनेजर बनना चाहते हैं, पैसा बनाना चाहते हैं, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, आपके पास अगर फंड्स है तो भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, आप सेल्फ ट्रेडर बनना चाहते हैं तो भी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज है। क्योंकि देखो, कोई भी बिजनेस को करने के लिए, कोई भी व्यापार को करने के लिए आपको नॉलेज चाहिए, ज्ञान चाहिए। और जब तक वो नॉलेज, वो ज्ञान अगर आपके पास नहीं होगा, तब तक आप मार्केट के अंदर सरवाइव नहीं कर पाएंगे, तब तक आप बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। मैं कहता हूँ आपके पास $1000 है, $10,000 है, आप उससे कितना बिजनेस कर लेंगे, लेकिन अपने लिए कितना कमा लेंगे? आप कहोगे सर मेरे लिए बहुत है, तो बहुत है, ठीक है, बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर मैं कहूँ आपको कि अगर आपको एक्सेल करना चाहिए अपने बिजनेस के अंदर, व्यापार को बढ़ाना चाहिए, आपको कल को 100 करोड़ के फंड मैनेज के लिए, 200 करोड़ के फंड मैनेजमेंट के लिए आपको जाना चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको नॉलेज तो चाहिए फंडामेंटल में। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है भी, फ्रांस में क्या हो रहा है, जर्मनी में क्या हो रहा है। फ्रांस जर्मनी में कुछ होने से चाइना में क्या होगा, चाइना में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा,
ठीक है ना। तो ये सारे फंडामेंटल इफेक्ट्स आपको पता होने चाहिए, जिससे आपको करेंसीज का एक लॉन्ग टर्म व्यू पता लग जाए आपको, और एक आप बड़े अच्छी पोजीशन है मार्केट के अंदर बना पाओ। तो अगर आप इस बिजनेस के अंदर मास्टरी करना चाहते हो, अगर आप अपने करियर के अंदर बदलाव लेकर आना चाहते हो, तो दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म, राइट टाइम। आप बुलवेल एकेडमी में जो काउंसलर्स हैं, हमारे अकाउंट मैनेजर्स हैं, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए और उनसे समझिए कि आपको हमारे कोर्स से कैसे बेनिफिट हो सकता है, कैसे आप इंडिया में रह के ट्रेडिंग कर सकते हैं, कैसे आप आउटसाइड इंडिया जाके ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है ना। तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे जो अकाउंट मैनेजर्स हैं वो आपको दे देंगे। कॉन्टैक्ट नंबर आपको जल्दी ही चैट बॉक्स पे शेयर हो जाएगा, और यहाँ से आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है ना। एक छोटा सा कदम आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, इतनी मैं गारंटी आप लोगों के लिए ले सकता हूँ। तो आपका थर्सडे को पीएमआई नंबर्स हैं, पीएमआई नंबर्स पे आप नज़र रखिएगा। अगर पीएमआई नंबर खराब आते हैं तो समझ लेना आने वाले महीनों में आपका इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हो जाएगा, और यूरो में एक नेगेटिविटी आएगी और यूरो को ये नीचे लेकर जाएगा। फिर गोल्ड के ऊपर आ जाते हैं। गोल्ड इज ऑलरेडी अप 0.5% टू ट्रेड इन दी $27-30 on Monday during the European session. The precious metal is gaining on a mixture of increased safe haven demand due to the intensifying conflict in the Middle East and move by the People Bank of China to further ease credit condition by cutting interest rate। अब आप समझो, ग्लोबली हर कोई इंटरेस्ट रेट कट करने में लगा हुआ है। अमेरिका कह रहा है मैं इंटरेस्ट रेट कट करूंगा, यूरोप कह रहा है मैं इंटरेस्ट रेट कट करूंगा, इंडिया कह रहा है मैं इंटरेस्ट रेट कट करूंगा, अब चाइना ने भी बोल दिया भैया हम भी इंटरेस्ट रेट कट करेंगे। अभी सभी लोग अगर इंटरेस्ट रेट कट करेंगे तो भैया पैसे कैसे बनेगा? बड़े इन्वेस्टर्स को तो पैसा चाहिए, उनको तो किसी से मतलब नहीं है, उनको अपने धंधे से मतलब है, पैसा चाहिए। तो उन्होंने कहा कि सब ऐसे ही कराओ, हम गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे। हम किस में इन्वेस्ट करेंगे? हम गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे, हमें नहीं करना। अगर चाइना भी इंटरेस्ट नहीं दे रहा, वो भी इंटरेस्ट नहीं दे रहा, तो भैया गोल्ड में लगाओ पैसे, गोल्ड देगा पैसा हमें। तो इसलिए गोल्ड के अंदर बहुत अच्छी तेजी, जियो पॉलिटिकल तो है ही तेजी तेजी, लेकिन उसके बावजूद जो पीपल बैंक ऑफ चाइना ने भी अभी बोला आके कि भाई हम इंटरेस्ट रिड्यूस करेंगे, तो लोग कहाँ पैसा इन्वेस्ट करें भाई? कोई ऑप्शन बचा ही नहीं, गोल्ड बचा, गोल्ड में लगाओ पैसा। इसलिए गोल्ड में आपको तेजी देखने को मिल रही है। और बाकी जो मैंने आपको बताया कि जो मिडिल ईस्ट के अंदर टेंशन चल रही है, ठीक है ना, इसमें पूरा का पूरा आपका स्टेटमेंट है, पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसने किसको अटैक किया, किसने किसको क्या किया, ईरान ने कहाँ किया, लेबनान में क्या हुआ, पूरी चीजें लिख रखी है मैंने। अब इजरायली प्राइम मिनिस्टर को इस बात की चिंता है कि भाई इतना बड़ा कांड हो गया, तो इजराइल एयर डिफेंस सिस्टम का क्या हुआ, और हमने उसके अटैक को करने के लिए, रिटेलिएट करने के लिए हमने अभी तक कुछ क्यों नहीं किया। तो ये चल रहा है। तो अगर ये भी कल को कुछ करते हैं, सिचुएशन और गहरी हो जाएगी, तो भैया आपका जो मैं समझता हूँ गोल्ड कहीं ऐसा ना हो $3000 तक पहुंच जाए। और इसकी प्रोडिक्शन तो मैं आपको बहुत पहले कर चुका हूँ, जब ये $2200-2300 चलता था। मैंने आपको कहा भी था कि भाई बहुत जल्दी आपको $3200, और इवन मैंने तो आपको लॉन्ग टर्म टारगेट $4200 के दे रखे हैं। ठीक है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जियो पॉलिटिकल टेंशन खत्म हो जाए, 100-150 पॉइंट डॉलर गोल्ड गिर जाए, 200 पॉइंट गिर जाए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर भी अपने स्टेटमेंट पे बरकरार हूँ। ये $4200 जाएगा। क्यों जाएगा, कैसा जाएगा, इसके पीछे बहुत सारे फंडामेंटल काम कर रहे हैं। अब आपका क्वेश्चन क्या है, ये कभी नीचे नहीं आएगा? बिल्कुल आ सकता है। 100 पॉइंट आ जाएगा, 200 आ जाएगा, 300 आ जाएगा, हद से 400, 400 के नीचे नहीं आना चाहिए। ठीक है ना। बहुत गरीबी वाली कंडीशन में 400 के नीचे आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और ये कब आना चाहिए? मेरी अपनी टाइम साइकिल एनालिसिस है। अब वो टाइम साइकिल एनालिसिस गलत हो सकती है, मेरे को लगता है कि 14 दिसंबर तक इसको बढ़ना चाहिए। 14 दिसंबर के बाद गोल्ड को हल्का पड़ना चाहिए। अब ये डेट कैसे निकाली मैंने, ये सर मेरी अपनी साइकिल, मैंने बोला साइकिल एनालिसिस है, टाइम साइकिल एनालिसिस है। तो ये जो डेट मैंने निकाली है, हो सकता है मैं गलत साबित हो जाऊं, तो मैं गारंटी नहीं ले रहा हूं। तो मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि अगर मेरे डेट के ऊपर अगर आप ट्रेड करते हो और उसमें कोई भी लॉस होता है, ना तो मैं ना बुलवेल एकेडमी इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है सर। हम लोग सिर्फ हम आपको एक एजुकेशनल कंटेंट दे रहे हैं, तो उसको आप सब चीज़ को समझो, एजुकेशन लो आप। ठीक है ना। तो भाई 14 दिसंबर आपके लिए लास्ट डेट है, वहां तक बढ़ेगा, उसके बाद गिरना चाहिए। तो ये आपकी प्रेजेंटेशन ओवर हो गई, अब हम चलते हैं एनालिसिस की तरफ। हम्म। तो सबसे पहले दोस्तों हम आ जाते हैं टेक्निकल पे, आपका डॉलर के ऊपर, गोल्ड पे बाद में आएंगे। अब बहुत बढ़िया मूवमेंट आपका डॉलर इंडेक्स दे रहा था, जैसा कि मैंने आपको पिछली बार भी कहा था कि भाई $104 पे जाएगा, वहां पे रुकेगा, वहां पे फॉल आएगा। लेकिन मेरे को ये उम्मीद नहीं थी कि ये थोड़ा सा फॉल देके फिर ब्रेकआउट मार देगा।
मेरे को उम्मीद थी कि यार 104 डॉलर तक जाने के बाद ये 102.50 तक नीचे आना चाहिए, धीरे धीरे करके या तो ऐसे जाके फिर नीचे आना चाहिए। लेकिन अचानक से जो जियो पॉलिटिकल टेंशन में डेवलपमेंट हुई है, और जो ट्रेजरी यील्ड्स को लेकर भी कुछ बातें हुई हैं, और जो अभी फेड के कुछ मेंबर्स ने आके बोला कि भाई हम इंटरेस्ट रेट रिड्यूस नहीं करना चाहिए, उसको इन्होंने बहुत ही सीरियसली लिया, और इन्होंने डॉलर इंडेक्स के अंदर एक ब्रेकआउट दे दिया ऊपर की तरफ। आप देखो टेक्निकली कितना अच्छा प्ले आउट करता है। दिन में मैं किसी स्टूडेंट को यही समझा रहा था कि भाई देखो ये एक चैनल है, ठीक है ना, पहले यहाँ पे शॉर्ट बनाया, फिर ये अपर चैनल के अंदर इसने दो कैंडल यहाँ पे ग्रीन बनाए, अब जैसे ही इसका हाई टूटेगा तो यहाँ से आपको बाई करना चाहिए डॉलर इंडेक्स के अंदर। ये वाला लो आपका स्टॉप लॉस का रहेगा। और देखो कि कितना प्यारा, हमें नहीं पता कि इस लेवल पे इतना बड़ा जो कैंडल बना, इस पे क्या न्यूज आनी थी, मेरे को तो नहीं पता था। मेरे को केवल इतना पता था कि भाई इसका हाई टूटते ही ये भगेगा, और वही हुआ। तो ये टेक्निकल्स बहुत प्यारे काम करते हैं, लेकिन अगर आप कहो कि सर 100% काम करते हैं, रोज काम करते हैं, हर घंटे काम करते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है सर। ठीक है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखो यहाँ पे अगर अभी रेजिस्टेंस पे ही है, कोई बड़ी बात नहीं है, अगला रेजिस्टेंस इसका 104.77, जहां से ये पहले इसको रिजेक्शन मिला, ये वो लेवल है जहां तक ये रुक जा सकता है ऊपर, इस लेवल से, और 105.41 तक, इस जोन तक अब ये खुलेआम जा सकता है। जब तक अब ये वाला लो नहीं टूटेगा तब तक इसमें तेजी है। कोई भी डिप आए बाय करके चलो, एक बार ये 104.77 और 5.41 तक भग सकता है। और इस प्रोसेस के अंदर, अब देखो ये जब भी प्रोसेस पकड़ता है ना ऐसा, तो ये आप समझ जाओ कि बड़े प्लेयर्स को पता लग गया है कि आप लोगों ने बाजार में उल्टी पोजीशनें बना रखी हैं। वो आपके अकाउंट को जब तक खाली नहीं हो जाएंगे तब तक वो इस रैली को रोकने वाला नहीं है। ये चीज को भी समझ लो आप अच्छे से, ठीक है ना, क्योंकि इस रैली का मतलब ही यही है कि इनका अब अगला टारगेट है नया साल बनाना धमाकेदार। तो ये नया साल, क्योंकि ये गोरे लोग हैं, गोरे लोगों का नया साल तो कब बनेगा, जब नए साल पे पैसे बनेंगे। तो ये नए साल पे भैया आपका खाता खाली करा के ही मानेंगे, उससे पहले मानने वाले नहीं है। तो आप या तो इक्विटी रखो, हिम्मत रखो 105.41 तक, क्योंकि यहाँ पे जाने के बाद डेफिनेटली ऐसी कोई न्यूज आएगी, चाहे वो इलेक्शन के बाद आए, 5 जनवरी, दिसंबर, सॉरी, नवंबर के बाद आ जाए, तो वहां पे कोई चमत्कार हो सकता है। ठीक है ना, वहां पे कोई चमत्कार हो सकता है। तो ये नीचे आपको झटका मारेगा, तो उसमें आपका यूरो भी भगेगा, जीबीपी भी भगेगा, उस समय आपके प्रॉफिट बुक हो सकते हैं। नहीं तो उससे पहले तक तो मैं ये कहूंगा कि भैया पैसे डाल के इक्विटी अपनी बढ़ाओ, ताकि आप, क्योंकि ये अब लेवल ऐसा है कि यहाँ से कभी भी रिवर्सल आ सकता है। लेकिन डर क्या है, देखो अब आप समझो चीजों को। डरना क्यों नहीं चाहिए, डरना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि ये मंजर याद करो, ये डेटा याद करो, ये लेवल याद करो, जब ये यहाँ पे बार बार नीचे मार रहा था। क्यों यहाँ पे ये लोग इतने ज्यादा एग्रेसिव थे, फेड वाले, ये पूरी कम्युनिटी जो गुंडा कम्युनिटी है इनकी, ये इतनी ज्यादा एग्रेसिव थी। ठीक है ना, इन्होंने अति मचा रखी थी, अरे हम डॉलर को नीचे लेके आ जाएंगे, हम इंटरेस्ट रेट को एकदम लोअर पे लेवल पे लेकर आ जाएंगे। मतलब लोग क्या कहने लग गए थे, लोग 95 डॉलर तक डॉलर का टारगेट लेके चलने लग गए थे, भाई 95 डॉलर आ जाएगा, 95 डॉलर। लेकिन यहीं पर ही क्या हुआ, ट्रिपल बॉटम लगाया, लोगों को ट्रैप किया। आप क्या कह रहे हैं कि भाई हम इंटरेस्ट रेट रिड्यूस नहीं कर रहे। अब मेरे को ये समझाओ कोई बात, कि एक महीने के अंदर ऐसा क्या फंडामेंटली चेंज हो गया, ऐसा क्या इकोनॉमी में ऊपर रात दिन एक हो गए कि डॉलर की कहानी बदल गई एक महीने के अंदर। सारे फंडामेंटल चेंज हो गए एक महीने के अंदर। एक महीने में इनको इतना विश्वास आ गया डॉलर अपनी इकोनॉमी के ऊपर कि ये डॉलर को ऊपर ही लेके जाए जा रहे, नीचे लेके नहीं आना चाह रहे। और एक महीने पहले ये इतने ज्यादा नेगेटिव थे कि ये मान ही नहीं रहे थे कि भाई हमारी इकोनॉमी में सब कुछ ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है, ये एक समस्या है जो आपको समझनी पड़ेगी। इसी का नाम दोस्तों मार्केट है। तो अब डॉलर इंडेक्स में मैंने बता दी, ये 105.41 तक जा सकते हैं, जब तक आप ये वाला लो नहीं तोड़ेंगे तब तक इसमें सेलिंग नहीं आएगी। अब आप देखो कितना प्यारा स्ट्रक्चर है, पहले ये लो, फिर ये लो, फिर ये वाला लो, फिर ये वाला लो, फिर ये वाला लो, फिर ये वाला, फिर ये वाला। कितना प्यारा स्टेयर केस की तरह बढ़ता जा रहा है। कोई भी किसी भी दिन इसने प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक नहीं किया। ये क्या दर्शाता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड दर्शाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। ऐसे ही इसका एक और भाई है, यूएसडी कैड। अब ये क्यों नहीं गिर रहा है यूएसडी कैड, इसमें भी परसों यानी बुधवार को आपका क्या है, बैंक ऑफ कनाडा की मॉनेटरी पॉलिसी है। अब इन ये कह रहे हैं कि भाई हम नहीं मानेंगे, हम तो इंटरेस्ट रिड्यूस करके मानेंगे, हम नहीं मानने वाले। इन्होंने जिद पकड़ लिया बच्चों की तरह। तो अभी 50 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करेंगे करेंगे। अब रिड्यूस करेंगे इसी उम्मीद में क्या हो रहा है
कि यूएसडी कैड पेयर को समझो कि यूएसडी कैड के अंदर कैड क्या है, आपका काउंटर करेंसी है। तो अगर इसका इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हो रहा है तो कौन वीक होगा, कैनेडियन डॉलर वीक होगा। तो स्ट्रांग कौन होगा, स्ट्रांग डॉलर होगा आपका। इसके कारण आपका यूएसडी कैड इंक्रीज हो रहा है, तो ये रुकने वाला नहीं है। अभी कहाँ रुकेगा इसको भी समझ लेते हैं। डेली चार्ट पे आ जाओ। सबसे पहला जो रिवर्सल पॉइंट है वो 3900 लेवल है। कौन सा लेवल है, सॉरी ये वाला 1.3900, और ये वाला जो लेवल है 1.3946 है। मैं 50 लिख रहा हूँ। तो ये जो जोन है जहां से स्पाइक मार के नीचे आया था, मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है कि अगर इन्होंने इंटरेस्ट रेट रिड्यूस किया 50 बेसिस पॉइंट, तो एक बार इस लेवल को तोड़ेगा, झटके में तोड़ेगा, और तोड़ के फिर ये नीचे ले आएगा। ठीक है ना। अब ये नीचे क्यों लाएगा, क्योंकि जब ये इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट करेंगे उस समय ये बात बोलेंगे कि भाई अब हमने इंटरेस्ट रेट रिड्यूस कर दिया। अब नवंबर दिसंबर में हम सोचेंगे 10 बार इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करने से पहले। ठीक है ना, देखेंगे डेटा, देखेंगे फलाना, देखेंगे ढिमका, देखेंगे। ठीक है ना, दुनिया भर के डेटा की ये बात करेंगे आपसे। और ये इसको बोलते हैं हम लोग फॉरवर्ड गाइडेंस। क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड गाइडेंस। ये फॉरवर्ड गाइडेंस में क्या बोल रहे हैं कि भाई अब तो हमने इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस कर दिया। इन्वेस्टर कम्युनिटी क्या चाहती है, सर अब तो जो हो गया, आपने 50 बेसिस पॉइंट रिड्यूस कर दिए, ये हमें मिल गया, हम खुश हो गए, वी आर वेरी मच हैप्पी। लेकिन आने वाले समय में क्या, आगे की तो बताओ, आगे क्या करना चाहते हो आप, फॉरवर्ड गाइडेंस में बताओ। अगर फॉरवर्ड गाइडेंस इन्होंने नेगेटिव दे दी कि भैया आगे देखेंगे सोचेंगे, डेटा पे डिपेंडेंट है, तो ये नेगेटिव होगा करेंसी के लिए। तो जब इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होगा उस समय में स्पाइक लगेगा, और जब मीटिंग के स्टेटमेंट्स निकलना चालू होंगे ये वापस नीचे आ जाएगा। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई अगर आपको सेफर गेम खेलना है तो एक रिस्क ले सकते हो 50 पिप का। उस 50 पिप के अंदर आप 3950 के आसपास पहली सेलिंग की बिड लगा दो, और 4000 का स्टॉप लॉस दे दो। अगर इसके ऊपर 2 घंटे का कैंडल बंद हो गया तो एग्जिट। नहीं तो अगर यहाँ से 50 60 70 पे भी नीचे गिरा तो लेके निकल के बाहर आ जाना। तो ये यूएसडी कैड है, अभी इसमें हाथ डालने की जरूरत नहीं है। आप ये सोचो कि भाई मैं इसको बाय कर लूँ, अभी बाय मत करो। ठीक है ना, अभी इसको रहने दो, ऊपर जाने दो तब करना, क्योंकि नीचे गिरने लगा तो कहाँ तक ऐसे लगाओगे। ऐसे इसका ये वाला बनता है 3747 का। ठीक है ना, तो अभी ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। यूएसडी सीएचएफ ऑल टुगेदर बहुत स्ट्रांग है, डॉलर भग रहा है, यूएसडी कैड भग रहा है। वीक कौन सा हुआ, यूएसडी सीएचएफ। तो या तो डॉलर गिरेगा, यूएसडी कैड गिरेगा, ये अच्छे से गिरेगा, या फिर डॉलर ऊपर रहेगा, यूएसडी कैड ऊपर रहेगा, इसको भगा देंगे क्योंकि ये नहीं भग रहा है अभी। तो अगली बार कौन भगेगा, भाई देखो, डॉलर इंडेक्स के अंदर तेजी आ गई, यूएसडी कैड के अंदर तेजी आ गई, यूएसडी सीएचएफ के अंदर अभी नहीं आई, इतनी सी आई है। तो ये इतना भगना और बाकी है, इसको तो भगेगा भी ये। ठीक है ना, 8750 तक ये जा सकता है, तो उसको आप बाय करके चलो, कोई भी डिप आता है उसमें भी बाय करो। ये इस वक्त पैसे देने वाली मुर्गी है, उसको पकड़ के रखो यूएसडी सीएचएफ को। अप ट्रेंड में बहुत लंबे समय बाद इसने ब्रेकआउट मारा है, ऊपर जा रहा है। कोई भी डिप आता है उसको बाय करके चलो, तेजी पकड़ेगा पकड़ेगा ये। गोल्ड पे आ जाते हैं, सबका प्यारा सबका दुलारा गोल्ड हमारा। ठीक है ना, सबकी जान बसी हुई है गोल्ड के अंदर। आ जाओ। गोल्ड क्यों भग रहा है ये तो आप सब लोगों को बता ही दिया मैंने, जियो पॉलिटिकल टेंशन के कारण गोल्ड भग रहा है, इसलिए रुकने का नाम नहीं ले रहा है। टेक्निकल ग्राउंड पे दो चीजें हैं, पहला 2750 पे आपका इंस्टीट्यूशनल सेलिंग लेवल लगा हुआ है। दूसरा, यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बना दिया, बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बना दिया। अब यहाँ पे आप चाहो तो शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो, 2750 का एसएल है। अब ये एसएल कब कटेगा, मान के चलो भैया इसराइलियों ने अटैक कर दिया ईरान के ऊपर, रात को खबर आई, सुबह पता लगा, आप उठे और ये 2800 मिल गया आपको। ठीक है ना, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, 2750 का आपको एसएल लगाना है, 50 का इसका हाई है, सॉरी 40 का इसका हाई है, और आपको 50 पे एसएल लगा देना है, वो भी 50 पे भी एसएल ना लगा के 55 का लगाना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 52 तक जाता है, 53 तक जाता है, और वापस वहां से नीचे आ जाता है। तो 5 पॉइंट और थोड़ा सा जिगरा करके झील लेना। और 2720 21 चल रहे हैं, यहाँ पे शॉर्ट मारो। $2700 का पहला टारगेट है, 2680 का दूसरा टारगेट है। अब ऐसा नहीं है कि दूसरी कैंडल इसने नीचे बना दी तो नीचे नीचे जाएगा, अभी देखो ये डराने के लिए वापस आपको 30 दिखाएगा, थोड़ी देर में 2730 35 दिखाएगा आपको ये। लेकिन जब तक ये 2750 नहीं तोड़ता, तब तक ये मेरे को लगता है कि भाई अब इसको थोड़ा सा नीचे 2700 2680 तक नीचे आना चाहिए। और 2750 तोड़ देगा तो ये 2775 और फिर सीधे 2800 तक ये ऊपर जा सकता है। अब इसके अलावा अगर आपके पास और भी कोई करेंसी पेयर की क्वेरीज हो, आप मेरे से पूछ सकते हैं, उसके बाद हम स्ट्रेटेजीज पार्ट पे चलेंगे।
और आपको बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रेटेजी आज की लगने वाली है, मज़ा आने वाला है, पैसा बनने वाला है, लेकिन पेशेंस के साथ। हाँ जी, कोई और करेंसी पेयर के बारे में आप पूछना चाहते हो? यूएस ऑयल। यस, यूएस ऑयल के बारे में बताइए। हाँ जी। जीबीपी यूएसडी। सर, अब देखो इसका ना, आप समझो कि डॉलर के साथ नेगेटिव कोरिलेशन है। मतलब डॉलर जब ऊपर जाता है तो यूएस ऑयल आपका नीचे आता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी आपका डॉलर ऊपर जा रहा है लेकिन यूएस ऑयल नीचे नहीं आ रहा है। इसका रीजन क्या है? ऑब्वियस ही बात है, जियो पॉलिटिकल टेंशन है। ठीक है ना, तेल की सबको जरूरत है इस वक्त। ठीक है। तेल के प्राइजेस महंगे हो जाएंगे जब गल्फ कंट्रीज लड़ेंगी आपस में। तेल के भंडार जहाँ भरे हुए हैं वो लड़ेंगे, तब तेल की शॉर्टेजेस हो जाएंगी पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो भैया तेल के प्राइजेस तो महंगे रहने वाले हैं। तो अब इनका कोरिलेशन इस समय पे हो सकता है काम ना करे। इनका कोरिलेशन इस समय पे हो सकता है काम ना करे। तो टेक्निकल ग्राउंड्स पे हम लोग बात कर लेते हैं अभी। बहुत प्यारा सपोर्ट ले रहा है। पहला सपोर्ट यहाँ पे, दूसरा सपोर्ट यहाँ पे, तीसरा सपोर्ट यहाँ पे। यानी ये जो लेवल्स हैं बहुत अच्छे लेवल्स हैं। ये लेवल है $69 के लेवल हैं। ये आपका सपोर्ट का बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसका मतलब डेली चार्ट पे, यानी जो बड़ा टाइम फ्रेम है उसने यहाँ पे सपोर्ट लिया $69 के आसपास। अब रजिस्टेंस कहाँ आ रहा है? यहाँ पे भी देखो बार बार इसको रिजेक्शन मिली है। यहाँ बार बार इसने रिजेक्शन लिया है। ये लेवल्स कौन से हैं इसको भी समझ लेते हैं। ये लेवल है आपके 71.45, 71.45। अगर इसके ऊपर 71.45 के ऊपर आके ये बंद हो गया, क्लोजिंग कर दिया 2 घंटे का कैंडल, तो यहां से ये तेजी पकड़ेगा और आपका ऊपर भग सकता है, पहला। अब दूसरा, क्लोजिंग करेगा नहीं करेगा हमें नहीं पता, कोई बात नहीं। ये आप इस पूरे स्ट्रक्चर को देखो, ये पूरा स्ट्रक्चर जो ऊपर से नीचे मार के फिर यहाँ से करके ऊपर जा रहा है, तो इन पूरे स्ट्रक्चर का सबसे लोएस्ट पॉइंट ये वाला है। तो अगर आप चाहो तो अभी भी आप बाई कर सकते हो। लेकिन ये वाला जो लो है, ये आपका स्टॉप लॉस का काम करेगा। ये लो है आपका 65.62। तो 65.50 ले लेते हैं हम लोग। तो 65.50 आपका काम करेगा। अब अगर हम 65.50 का स्टॉप लॉस लेंगे, तो टारगेट भी कम से कम $77 तक के हम टारगेट देखेंगे। क्योंकि भैया अगर हम 5 पॉइंट का टारगेट ले रहे हैं तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो कम से कम मिनिमम 1:1 तो हो। तो $77 तक हम टारगेट देखेंगे, क्योंकि अगर लड़ाई और ज्यादा इंटेंस हुई तो डेफिनेटली $77 छोड़ो, 80 85 भी आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसका। ठीक है ना। आप चांस की बात, मतलब शॉक की बात, शॉकिंग बात क्या है? शॉकिंग बात यह है कि भैया लड़ाइयाँ हो रही है, सब कुछ हो रही है, बक क्यों नहीं रहा है? ये बक क्यों नहीं रहा है? ठीक है ना। तो इसका भी क्या रीजन है कि भाई, मेरे को याद नहीं है, कुछ ने कुछ इन्होंने बोला कि शायद कुछ बैरल्स पर डे हम लोग सप्लाई को इंक्रीज करेंगे। सप्लाई को इंक्रीज करेंगे जिसकी वजह से अभी सप्लाई इंक्रीज होगी तो प्राइसेस नीचे जाने चाहिए। लेकिन उसका भी इफेक्ट मेरे को ज्यादा नजर नहीं आ रहा है इसके अंदर। तो मेरे को फिलहाल ऐसा लगता है कि भैया अगर जियो पॉलिटिकल टेंशन इंक्रीज हुई तो ये तेजी में आना चाहिए नीचे। अब मैं कहता हूँ डॉलर की वजह से अगर नीचे आ भी गया तो ये ज्यादा देर नीचे नहीं रहेगा, क्योंकि डॉलर ऑलरेडी इतना भग चुका है कि डॉलर किसी ना किसी दिन 5 नवंबर के बाद या उससे पहले कभी भी गिरेगा। उस समय यूएस ऑयल, आपका ये जो भी ऑयल है वो सब भगेंगे। चाहे ब्रेंट क्रूड में आप काम कर रहे हो, चाहे WTI में काम कर रहे हो आप, ठीक है ना, सब भगेंगे आपके। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे आप बाय पोजीशन बनाओ। 65.50 का एसएल रखो, 77 का टारगेट रखो, पहला। दूसरा, अगर आपको लगता है कि नहीं सर इतना बड़ा स्टॉप लॉस मैं नहीं ले सकता, फिर आप $69 का टारगेट रखो यहाँ पे, और स्टॉप लॉस रखो। यहाँ पे भैया बाय कर लो। कल सुबह उठ के देखना, अगर ये 73 74 हो जाए तो आपके मजे आ जाएंगे, प्रॉफिट बुक कर लेना। और नहीं तो जाने के लिए कितना सा है? जाने के लिए 1 1.5 पॉइंट है, ज्यादा बड़ा नहीं है स्टॉप लॉस। क्योंकि अगर ये कटा लेवल तो फिर अगले ही सपोर्ट को अप्रोच करेगा $67 को। ठीक है ना। ये है, तो ये ऑयल का एनालिसिस समझ में आ गया आपको? अब यूरो यूएसडी पे मैं बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ। यूरो यूएसडी, अच्छा बताया नहीं था शायद यूरो यूएसडी मैंने। जीबीपी यूएसडी भी बाकी है। हाँ हाँ, जीबी यूएसडी बताता हूँ। ये देखो बहुत बढ़िया 880 का लेवल था। अब पहले इसको मैं डेली चार्ट पे आपको समझाता हूँ, देखो आ जाओ। पहले समझो, यहाँ पे डबल टॉप लगाया,
ये नेकलाइन बनाई, इसको ब्रेक किया, पहला सपोर्ट टूटा, दूसरा सपोर्ट टूटा 880 का। अब पहला सपोर्ट तो बहुत स्ट्रांग था ये वाला, ये लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, नेकलाइन टूटती है और सेलिंग प्रेशर। अब कहाँ से प्रेशर मिला इसको, यहाँ से प्रेशर प्रेशर मिला। ये लेवल कौन सा है, 780 का लेवल है। यहाँ पे फ्राइडे को लो कितना लगाया था, 811 का लो लगाया था, फिर यहाँ पे तेजी पकड़ा, लेकिन डॉलर इंडेक्स ने मूवमेंट दी। तो मेरे को लगता है कि एक बार ये 780 पे सपोर्ट लेके, यहाँ पे जितने लोगों के स्टॉप लॉस यानी ऑर्डर ब्लॉक लगे हुए हैं, स्टॉप लॉस ऑर्डर लगे हुए हैं, उनके एसएल खाने के बाद एक बार ये मेरे को लगता है ऊपर आपको 900 तक आना चाहिए, इनफैक्ट 950 तक आना चाहिए। अगर डॉलर ने और ज्यादा इंटेंस किया, बाइंग प्रेशर और ज्यादा इंटेंस किया, तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल आपका 650 का है बस। मेरे को लगता है 101%, मतलब मैं कॉन्फिडेंट हूँ, 101% ये लेवल है 6666, एग्जैक्ट 650 नहीं है, 1.06666। ये लेवल तक आने के बाद 99 पॉइंट छोड़ो, 101%, 150 पिप का रिवर्सल, 200 पिप का रिवर्सल यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, हालांकि मैं कॉन्फिडेंट हूं कि 780 टच करके भी इसको ऊपर आना चाहिए। ये अभी भी भगता, कल भी भगता, परसों भी भगता, लेकिन डॉलर इंडेक्स ने जो एकदम से अपनी एंड मोमेंट पे प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, जिसके कारण इसको दिक्कत होगी, नहीं तो ये जाता। अब यहाँ पे देखो टेक्निकल ग्राउंड्स पे, टेक्निकल कितने अच्छे काम करते हैं। यहाँ पे लेवल तोड़ा, ये रेजिस्टेंस देखो कितना बड़ा कैंडल, और उसी रेजिस्टेंस पे यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस लिया। अब ये सपोर्ट, अब लोगों को क्या लग रहा होगा, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। यहाँ पे सपोर्ट लिया ना, लोगों को लग रहा होगा ये सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे आएगा भगेगा, नहीं। क्योंकि इसने जब इस लेवल को नहीं तोड़ा, नेकलाइन को नहीं तोड़ा, और ये जब इस सर काटने पे आ गया, इसको बोलते हैं हेड क्लटर, यानी ये सर काटने के आसपास आ गया, जब सर के आसपास आ गया ना, तो इस सर को कलम करके ही नीचे जाएगा एक बार। हेलो। ओए। सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ कोई बात नहीं सर। तो एक बार ये क्या करेगा, इसको काटेगा, इस वाले लोअर लेवल को काटेगा, और ये 780 तक आएगा। वहां पे एक बार सपोर्ट से बाउंस बैक मारेगा, 40-50 पिप का, 60 पिप का। और उसके साथ हमें देखना पड़ेगा डॉलर इंडेक्स की क्या मूवमेंट बन रही है, वो रेजिस्टेंस ले रहा है या नहीं ले रहा है। अगर वो रेजिस्टेंस ले रहा है कहीं पर, तो हम 780 का सपोर्ट मानेंगे। अगर डॉलर कंटिन्यूस बग रहा है, तो 780 पे भी बाई करने की गलती मत कर देना। ठीक है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यूरो में हमेशा ना सेल करके खेला करो, जैसे गोल्ड में मैं बोलता हूँ बाय करके खेला करो, यूरो में हमेशा सेल करके खेला करो। क्योंकि यूरो हमेशा डॉलर के अगेंस्ट में वीक रहता है। ठीक है, मैं आपको एक, जो लोग एवरेज करते हैं ना, उन एवरेज करने के लिए मैं मना क्यों करता हूँ, मैं आपको एक डेटा दिखाता हूँ। ये 2014 का एक, 2013-14 का ये एक कैंडल है। 2013 का आप जो देखोगे रेट, ये रेट कितना होता था 2013 में यूरो यूएसडी का, 1.3993, इसका हाई नोट कर लो आप, 1.3993। एक साल में कितना लो लगाया इसने, 12 महीने का एक कैंडल है, 2097, 1.2097। और इस कैंडल का हाई कितना है, जितना ही होके आए हैं, 1.2556। क्योंकि अभी ये देखो पिछले कुछ साल से साइडवेज मूवमेंट में है। वो 21-22 का अगर आप मूवमेंट देखोगे, तो ये वाला कैंडल और ये वाला देखो कितना भयंकर, इसने कहां तक आया था, 9500 तक आया था। यहां से इसने बाउंस बैक मारा, तो साइडवेज में अभी आपको पैसा मिल रहा होगा। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि 2013 में जो लेवल थे, और इसका जो मिड पॉइंट भी ले लोगे अगर आप, तो वो लेवल भी आज तक पलट के वापस नहीं आए हैं। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन में आप फंस गए, तो यूरो में कहां तक एवरेज करोगे। अभी आपको लग रहा है कि यूरो ज्यादा नीचे नहीं जाता, 400-500 पे ऊपर नीचे जाता है। तो ये डेटा एक बार देख लो, अगर देखो मैं कह रहा हूं अभी कंडीशन नहीं आ रही, अभी 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल आप पैसा बना लोगे। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर ये वाली कंडीशन कभी ना कभी आ गई, तो भैया आप कितने कहाँ तक फंड डालोगे, फंड डालते डालते पागल हो जाओगे। ठीक है ना, तो ये आप कभी रेट नहीं मिलने वाले आपके। तो इसलिए एवरेजिंग वाला काम थोड़ा सा कम करो। और अभी डॉलर आपका वीक है, डॉलर 780 का सपोर्ट है पहला, दूसरा 670 का सपोर्ट है। ऊपर जिस दिन ये 880 के ऊपर बंद हो गया, उस दिन मानो कि यहां से रिवर्सल मिल गया, अब ये 950 और 1000 तक जा सकता है। लेकिन जब तक ये पहले रुकावट, जो पहला घर है रुकावट का 880, जब तक इसके ऊपर नहीं आता, ये कोई भी बाउंस बैक आता है, ये सब ट्रैपिंग है, ये सब छलावा है। ठीक है ना, यहाँ पे अब क्या होता है, जनता क्या करती है, अरे सर ये मोमेंट आ गई, अब रिवर्सल आ गया, अब पकड़ लो, अब यहां से तेजी, अब बाय कर लो, काम तमाम हो गया ना। ये ऐसे ही करेगा। तो एक दिन की मूवमेंट पे मत कॉन्फिडेंस लेकर आया करो कि भाई एक दिन की मूवमेंट हो गई,
अब यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि भाई ये लेवल के नीचे बंद हो गया तो 2860 तक आएगा। अब क्वेश्चन क्या हुआ, मैं भी डर गया, मैं भी घबरा गया। क्यों? क्योंकि जैसे ही लेवल टूटा और यहाँ पे ये जो कैंडल मूवमेंट देखने को मिली, मेरे को लगा कि यार ये तो ट्रैपिंग कर गया सेलिंग के अंदर, क्योंकि यहाँ पे ये जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल मिली ना, इसका लो नहीं टूटा, और यहाँ से जब ये ऊपर भागने लगा तो एक बार मेरे को भी शॉकिंग लगा। मैंने कहा भैया ये तो ट्रैप हो गई, ये नीचे नहीं आने वाला, ये ऊपर जाने वाला है। अच्छा, दूसरा मेरे को क्यों कॉन्फिडेंस था जीबीपी यूएसडी नीचे जाएगा, क्योंकि इसके भी इंटरेस्ट रेट आपके नवंबर 7 को उसका डेटा है, और 90% प्रोबेबिलिटी लग चुकी है कि भाई जीबीपी भी, बैंक ऑफ इंग्लैंड भी आपके इंटरेस्ट से रिड्यूस करेगा। तो अगर ये रिड्यूस करेगा, उसको नीचे रहना चाहिए, ऊपर क्यों जा रहा है? तो खैर, आज डॉलर इंडेक्स नीचे आया, ये नीचे आ रहा है, इसका भी सपोर्ट लेवल बता देता हूं मैं आपको। अभी तो ये लेवल होल्ड करा हुआ है 2970 का, अगर 2970 के नीचे होल्ड करता है तो अगला सपोर्ट 2860 और 2800 का लेवल है। ये एक जोन है जहां पे प्राइस आपके आके रुक सकते हैं, और इस जोन में ट्रेड करके वापस फिर ये ऊपर आपके जा सकते हैं। लेकिन एक बार तो अभी ये आपका, जब तो डॉलर इंडेक्स ऊपर है तब तक ये आपका नीचे है। लेकिन एक चीज बता दूं, जीबीपी एक ऐसी कमोड मतलब एक ऐसा करेंसी पेयर है कि जितने स्पीड से डॉलर इंडेक्स नीचे आएगा, उससे डबल स्पीड से ये ऊपर भगेगा। ये इतना भयंकर भगेगा कि ये पकड़ में भी नहीं आएगा कि कब सिंगल कैंडल में 300 पिप कर देगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो इसलिए इस लेवल पे शॉर्ट करने की बजाय नीचे के लेवल पे इसको आप बाय करो। ये फिर भी डॉलर के कंपैरिजन में अपनी पोजीशन को संभाल लेता है, यूरो ज्यादा वीक रहता है, ये फिर भी अपनी पोजीशन को संभाल लेता है। ठीक है ना? तो अगर नीचे आए इसको बाय करके चलो। अभी फिलहाल इसका जो सपोर्ट लेवल है 2970 है, इसके नीचे इसको बंद हो जाने दो, फिर ये नीचे 2860 तक भी आएगा। नहीं, अगर डॉलर इंडेक्स उससे पहले गिर गया तो ये नीचे आपका 3120 और फिर ये $3200 तक डेफिनेटली जाएगा। क्योंकि जिस हिसाब का इसने यहाँ पे मूवमेंट दिखाया है, यहाँ पे मेरे को स्ट्रेंथ समझ में आई है इसकी। यहाँ पे मेरे को स्ट्रेंथ समझ में आ रही है, वीकनेस समझ में नहीं आ रही। भले चाहे आप बोल दो कि सर ये तो गिर रहा है, फंडामेंटली सर आप बोल रहे हो वीक है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ सब चीजें अपनी जगह पर हैं। लेकिन मेरे को जो प्राइस एक्शन समझ में आ रहा है, मेरे को ये बहुत स्ट्रांग नजर आ रहा है जीबीपी यूएसडी। मैं कहता हूँ कि एनालिसिस के विपरीत जाके बात बोल रहा हूँ। ट्रेंड डाउन का है, मैं बोल रहा हूँ अपसाइड है। फंडामेंटल वीक है, मैं बोल रहा हूँ अपसाइड है। ठीक है ना? हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, लेकिन मेरे को जो चार्ट से आवाज आ रही है, जो ये स्ट्रेंथ समझ में आई है ना, एक बार डॉलर इंडेक्स को तुम नीचे कर दो, ये डॉलर इंडेक्स के कपड़े उतार देगा भाई। ये ऐसा भगेगा, ऐसा भगेगा कि पकड़ में नहीं आना किसी के ये। ठीक है ना? $3200 तो मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको, ये बहुत तेजी से भगेगा ये। तो इसको शॉर्ट करने की गलती मत करना इन लेवल्स के ऊपर। ठीक है? इसके अलावा और कोई करेंसी पेयर? एक मैंने आपको बहुत पहले बताया था, आप लोग ट्रेडिंग करते हो नहीं करते, बीटीसी पे इन्वेस्टमेंट करते हो नहीं करते, मेरे को नहीं पता। ये ऑल टाइम अभी नीचे आ रहा है, ऑल टाइम तेजी में है। ठीक है ना? बहुत बढ़िया तेजी। ये तभी गिरेगा जब ट्रम्प हार जाएगा। ट्रम्प हारेगा तभी ये एक बार शॉर्ट टर्म रिएक्शन देगा नीचे। नहीं तो इस दिसंबर तक ये मेरे को लग रहा है बहुत तेजी में 80,000 रुपये भी चले जाना चाहिए, $80,000 चले जाना चाहिए इसको। तो इसको आप इन्वेस्टमेंट के लिए ले सकते हो। और इसका एक और चचेरा भाई है, ईटीएच यूएसडीटी। ये भी इसके मामा ताऊ का लड़का है, इसको भी पकड़ लो आप, ये भी बहुत भयंकर भगेगा। ठीक है ना? या भग ही रहा है तो शॉर्ट टर्म तो देखो मूवमेंट आती रहती है ऊपर नीचे, से डरने की जरूरत नहीं है। ये आपका अच्छा खासा चलेगा। इसके अलावा और कोई करेंसी पेयर? स्ट्रेटेजी पे चलें? भाई यस बोलो आप स्ट्रेटेजी। इतने मैक्सिमम लोग यस बोलेंगे तभी मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा, नहीं तो फिर मैं नहीं बताऊंगा। और नए लोगों से मेरे को रिप्लाई चाहिए, पुराने लोगों से रिप्लाई नहीं चाहिए मेरे को। पुराने लोग तो इंटरेस्टेड रहते ही हैं, आई नीड सम न्यू गाइज कि हाँ आप इंटरेस्टेड हो स्ट्रेटेजी सीखने में, तब तो मजा है। हाँ सत्यांश भाई, अब तो आप पुराने हो गए। मितुल जी यस, मनोज जी यस, हिरेन भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्योंकि देखो अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो फिर क्या है कि भाई हम भी एनर्जी समय क्यों वेस्ट कर रहे हैं यार। ठीक है ना? 10 बज गए हैं, सोने का समय हो गया है। हम भी तो समय दें यार, बीवी बच्चों को सारा तुम्हें समय देते रहेंगे, ये बताओ। है? मजा तब आएगा ना सिखाने का, जब दोनों तरफ आग बराबर लगी हो। चलो, बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजी है, पोजिशनल बेस्ड स्ट्रेटेजी है, मजा आएगा आपको। अब देखो, आदमी के अंदर एक ही कीड़ा होता है। क्या कीड़ा होता है? प्रॉब्लम सबसे बड़ी है हमारे अंदर कि मान के चलो मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया और प्राइजेस नीचे गिर गए, मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया। अब मजेदार वाली बात क्या है इसके अंदर,
मतलब मजे सॉ नॉट मजेदारी, बुरी बात क्या है इसके अंदर कि अगले दिन सर मैं क्या करूं, उसके अगले दिन सर मैं क्या करूं, ट्रेंड तो सर अभी भी डाउन में, अगले दिन मैं कहाँ ट्रेड बनाऊं, अगले दिन मैं। तो ये जो डेली ट्रेडिंग करने वाली बीमारी है ना, ये आपको खत्म जब तक नहीं करोगे तब तक आप सिस्टम में पैसा नहीं बनाओगे। सिस्टम में पैसा तभी बनता है, मैं ये कह रहा हूँ यूरो यूएसडी यहां से डाउन था, यहां से माइनस था, सिस्टम बोल रहा है सेल, हम बोल रहे हैं बाय। क्यों भाई? क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है कि जब, मैं आपको बहुत बढ़िया साइकोलॉजी बता रहा हूँ, साइकोलॉजी देखो ये आपको स्ट्रेटेजी कोई भी सिखा देगा, ठीक है ना। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है हिंदुस्तान के अंदर खास तौर से, आदमी साइकोलॉजी के ऊपर बात नहीं करता है। साइकोलॉजी को समझो। क्या होता है कि जब बाजार आपका साइडवेज जोन में होता है और आप किसी भी ट्रेडिंग सिस्टम पे काम कर रहे हो, ट्रेडिंग सिस्टम में एक ये लाइन मूविंग एवरेज है मान के चलो, मैंने बोला भाई इस मूविंग एवरेज के ऊपर आप बाय करो, आपने बाय किया, ये थोड़ा सा ऊपर गया, फिर यहाँ पे सेल कर दिया, फिर यहाँ पे बाय कर दिया, यहाँ पे सेल कर दिया, यहाँ पे तो जब ट्रेडिंग 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 रेंज के अंदर होता है ना, साइडवेज रेंज के अंदर, तो इस रेंज के अंदर जब ट्रेडिंग सिस्टम लॉसेस देना स्टार्ट करते हैं, तो हमारे को दिक्कत क्या आती है कि हम इन लॉसेस को झेल नहीं पाते। हमें लगता है कि यार क्या ये बकवास चल रहा है, कभी ऊपर बाय कर लो, कभी नीचे सेल कर लो, कभी ऊपर बाय। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसको अगर आप प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ फॉलो करोगे, लॉसेस होंगे आपके, लेकिन प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ फॉलो करोगे तो एक सिंगल ट्रेड, अगर वो 600 700 पिप की भी रैली दे देगा या 400 पिप की भी रैली दे देगा ना, वो सारे ट्रेड आपके, एक सिंगल ट्रेड आपके सारे लॉसेस कवर करा देगा। और इसको ट्रेड करने के लिए आपको बड़ी स्ट्रांग ताकत चाहिए। अब मैं मैकेनिकल ट्रेडिंग सिस्टम की मैं आपको बहुत बढ़िया बात बताता हूँ, जब समय अपना लग ही रहा है तो आप अच्छे से बात, अच्छा स्टोरी का एक समय है बहुत बढ़िया, रियल स्टोरी है मेरी अपनी स्टोरी, सुनाऊं आपको, इंटरेस्टेड हो? आपको नॉलेज बढ़ेगी इससे। मैं शायद पहले भी बता चुका हूं, लेकिन नए लोग हैं उनको बताता हूँ, चलो मैं बताता हूँ। 2009, ये बात है सन 2009 की या 2010 की बात है, 2008 की बात है शायद, 8 से 9 के बीच की बात है। इंडियन मार्केट में रिसेशन आया हुआ था उस वक्त, और मैंने अपनी जॉब छोड़ के एक सब ब्रोकरशिप ली थी मैंने। और सब ब्रोकरशिप के अंदर भाई हम ट्रेड वेड कर रहे थे, फंड मैनेजमेंट का काम चालू किया। अब क्योंकि मैं टेक्निकल बंदा हूं, मैं मैकेनिकल सिस्टम पे बड़ा भरोसा करता हूँ, सिस्टम ट्रेडिंग इंडिकेटर्स पे बड़ा भरोसा करता हूँ, ठीक है ना। तो उस वक्त एक सॉफ्टवेयर चलता था 2008-9 के अंदर, मेटास्टॉक नाम का, आज भी चलता है। और ये आता था भाई साहब 1.5 लाख रुपए साल का, या 1.5 लाख रुपए लेते थे साल का, ये उतना पैसा होता नहीं था। तो हमने क्या किया, इसके क्रैक वर्जन लिया, सॉफ्टवेयर का क्रैक वर्जन लिया हमने 10,000 रुपए में। और 2,000 रुपए पर मंथ में हमने क्या किया, इसके अंदर डेटा, जैसे मान के चलो ट्रेडिंग व्यू है, तो ट्रेडिंग व्यू का क्रैक वर्जन तो ले लिया 10,000 रुपए में, अब इसके अंदर जो डेटा आ रहे हैं, ये वाले जो डेटा आ रहे हैं, ये हमने लिया 2,000 रुपये पर मंथ पे, ठीक है ना। तो भैया क्रैक वर्जन लिया, अब इसके अंदर जो ट्रेडिंग सिस्टम है, मेरे एक मेंटर है, जैसे हर किसी का मेंटर होता है, मेरे भी एक गुरु जी हैं मेंटर हैं, तो वो निफ्टी के ऊपर उन्होंने एक ट्रेडिंग सिस्टम बनाया। और वो ट्रेडिंग सिस्टम साल में प्रॉफिट को डबल कर देता था, यानी 100% रिटर्न आता था। और उस समय 2009 की बात है, एक कॉन्ट्रैक्ट चलता था निफ्टी मिनी, निफ्टी मिनी, निफ्टी मिनी नाम का एक कॉन्ट्रैक्ट होता था, और ये शायद 20 या 25 शेयर का कॉन्ट्रैक्ट होता था शायद, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, 2009 की बात है। तो मैंने उनके पास गया, मैंने कहा सर काम वाम स्टार्ट करना है, कुछ बताओ। उसने बोला यार मेटा स्टॉक सॉफ्टवेयर ले ले, ये ट्रेडिंग सिस्टम बनाया है, साल में डबल कर देता है, तेरे को समझ में आता, तू कर ले काम, लेकिन इसमें डिसिप्लिन की बहुत जरूरत है, इसमें स्ट्रांग माइंडसेट की जरूरत है। मैंने कहा सर कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने एक क्लाइंट से 50,000 रुपये उधार लिए, उधार मतलब उसका अकाउंट खाता खोला, ठीक है ना, एक ब्रोकिंग फर्म थी वहां पे उसका खाता खोला, और उसको मैंने 5% पर मंथ पे मैंने उठा लिया। मैंने कहा भाई 5% सर महीना दे दूंगा, मैंने कहा साल में डबल कर रहा है, भाई साल में डबल कर रहा है, 60% इसको जाएंगे, 40% मेरे को बचेंगे। अक्ल थी नहीं, नॉलेज थी नहीं, 2009-10 में इतनी मैच्योरिटी लेवल नहीं होता। लेकिन उस समय में मैंने 2008 के अंदर रिलायंस का 100 करोड़ का फंड मैनेज किया हुआ था, तो वो एक अलग कॉन्फिडेंस लेवल था मेरे अंदर, ठीक है ना, वो एक अलग कॉन्फिडेंस लेवल था। तो ट्रेडिंग करना चालू किया, पहले एक हफ्ते के अंदर 50,000 के 5,000 रुपये प्रॉफिट आ गए, मैं बड़ा खुश हो गया, बहुत ही बढ़िया बात। फिर निफ्टी कुछ टाइम के लिए ऐसे रेंज में फंस गई, ट्रेडिंग रेंज के अंदर ऐसे जाती, फिर नीचे गिरती, फिर ऐसे आती, फिर ऐसे रहती, बड़ा इतना वियर्ड मूवमेंट दे दिया उसने कि मेरे जो 50,000 55,000 थे वो लॉस होते होते रह गए 32,000, पहले तो 35,000 रुपये रह गए। अब भैया से बात होती थी उनसे, सर से, मैंने कहा यार गुरुजी, मैंने कहा यार ये लॉस जाता जा रहा है, आपका टेक्निकल ट्रेडिंग सिस्टम तो नुकसान देता जा रहा है। उसने बोला भाई कुछ मत सोच, जो वो सिग्नल दे रहा है उसको फॉलो करता रहे। अब मैंने मन में सोचा, मैंने कहा यार तुम्हारा क्या जा रहा है, पैसे मेरे लग रहे हैं, मेरे क्लाइंट के लग रहे हैं, ब्याज मेरे को देना है, कोई बात नहीं।
हिम्मत करी मैंने, ट्रेड करता रहा, वो रह गया भाई 27,000। और इस ट्रेडिंग सिस्टम को आप यकीन मानना, मतलब मैं अपने आप को मतलब काबिल समझता हूँ, अपने आप को मैं प्राउड करता हूँ कि इस ट्रेडिंग सिस्टम को चाहे लॉस हो रहा था 6 महीने तक, 6 मंथ तक मैंने विदाउट ब्रेकिंग माई डिसिप्लिन इसको फॉलो किया। अब 6 महीने तक आपको एक पैसा नहीं आए, लॉस पे लॉस होता रहे, कभी प्रॉफिट आ रहा है, कभी ऐसा नहीं कि कंटिन्यूस लॉस जा रहे हैं, बीच में प्रॉफिट के ट्रेड्स भी आ रहे थे, लेकिन वो जो मेरा 50,000 का ब्रेक इवन पॉइंट था वो अचीव नहीं हो रहा था। प्रॉफिट आता फिर लॉस आ जाता, प्रॉफिट आता फिर लॉस, साइडवेज मार्केट था। 27,000 रह गया मेरा। जो पारा था चरम सीमा पे आई, मेरा टेम्पटेशन आई, मैंने कहा भैया ये अकाउंट को जीरो करेगा, खत्म करेगा, इसको बंद कर दो। ट्रेडिंग सिस्टम को मैंने बंद किया। 5% का ब्याज अलग चढ़ रहा था, मैंने मैनुअल ट्रेडिंग करना चालू किया। मैनुअल, अब क्लाइंट भी देख रहा था, क्लाइंट भी प्रेशर बना रहा था, बोला भाई साहब क्या कर रहे हो, लॉस ही लॉस दे रहे हो, पैसे दे दो मेरे को। वो हमारे जानकार थे, हमारे रिलेटिव में थे, मैंने कहा, वो कुछ ज्यादा बोले नहीं लेकिन प्रेशर बना रहे थे, भाई कैपिटल बढ़ाओ कैपिटल बढ़ाओ। मैंने ट्रेडिंग करके जैसे ही 38,000 रुपये आया, क्लाइंट का फोन आ गया, भैया खाता बंद करो। क्लाइंट का फोन आ गया, खाता, मैंने कहा सर रिकवरी कर रहा हूँ, बोले रिकवरी रिकवरी कुछ नहीं चाहिए, मेरे को खाता बंद कर, मेरा कैपिटल पूरा कर, मतलब थोड़ा बहुत गुस्से में बोला। ठीक है, 50,000 रुपये ये पूरे किए, प्लस 5,000 रुपये और एक्स्ट्रा दिए मैंने उनको, रिलेशन था, 55,000 रुपये दे दिए, ठीक है। अब मेरे को गुस्सा आ रहा था, किस पे, अपने गुरुजी पे गुस्सा आ रहा था, अपने मेंटर पे गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा यार काम फंसवा दिया, मैंने काम धंधा करने की बात की थी, मेरा कॉन्फिडेंस श्रिंक हो चुका था बिल्कुल। मैंने कहा यार ये टेक्निकल सिस्टम काम नहीं करता है, सब बेकार है, बकवासबाजी है, मैं परेशान। ठीक है ना। लेकिन फिर 6 महीने बाद या 9-10 महीने बाद मैंने उनसे बातचीत करी, तो बोले यार कहाँ गायब हो गया, तो मैंने कहा यार गुरुजी मेरे को वो कर दिया आपने, परेशान हो गया, मैं बहुत ज्यादा लॉस में हो गया और मैं ऐसे ऐसे। तो बोले क्यों लॉस में। मैंने कहा आपका सिस्टम ने मरवा दिया मेरे को। बोले क्या बात कर रहा है। तो बोले आ मेरा सिस्टम देख, परफॉर्मेंस देख। बोले कैपिटल जो 50,000 की थी वो 94,000 हो चुकी है, यानी 94,000, यानी 44,000 प्लस में आ गया है। मैंने कहा सर ऐसे कैसे आ गया है, झूठ बोल रहे हो आप। मैंने उनका लेजर जाके देखा और उन्होंने फिर, मैं, वो रहते थे दिल्ली के अंदर, इधर गीता कॉलोनी साइड में रहते थे वो। तो गीता कॉलोनी उनके घर पे गया मैं, और मैंने उनको उनका पूरा सिस्टम देखा। कहते हैं देख, जिस सिस्टम जिस जगह से तू निकला उसके कुछ टाइम बाद और नुकसान गया, कैपिटल 22,000 रह गई थी, मेरी भी रह गई थी। ठीक है ना, मैंने सिस्टम को फॉलो किया, और ये देख 2-3 ट्रेड देख ये वाले, ये 2-3 ट्रेड ऐसे निकले कि इन्होंने ही सारा, उस वक्त निफ्टी ने ऐसी रैली पकड़ी थी या ऐसा कुछ मूवमेंट दिया था कि सारे लॉसेस कवर हो गए थे, और कैपिटल बन गया था 50,000 का 94,000। तो बोला डेट इज कॉल्ड मैकेनिकल ट्रेडिंग सिस्टम। और बोली ये हर किसी के बस की बात नहीं है, इसमें एक मेंटल टफनेस चाहिए, मेंटल एटीट्यूड प्रॉपर चाहिए। अपन को क्या चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए। लॉस तो होगा होगा, जब इंडिकेटर साइडवेज मार्केट में फंसेगा तो आपको ऊपर बाय नीचे सेल कराएगा कराएगा, लेकिन अगर आप उसमें बने रहोगे तो आपको जबरदस्त प्रॉफिट देगा। तो एक छोटा सा नमूना मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो ये सारी बातें हम एडवांस क्लासेस के अंदर करते हैं, ये सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर, फाइनेंशियल बिहेवियर की बातें हम, क्योंकि देखो, एक होता है व्यक्ति जो आपको 4-5 साल से मार्केट में आ रहा है, वो आपको सिखा रहा है, ठीक है ना, फर्क समझना आप। और एक व्यक्ति ऐसा है जो 17-18 साल इस इंडस्ट्री में दे चुका है, बड़े बड़े दिग्गजों के साथ काम कर चुका है, बड़े बड़े फंड हाउसेस के साथ काम कर चुका है, मार्केट के सारी साइकिल्स का एनालिसिस कर चुका है। जब मैं आपको वो चीज बताऊंगा और मैं आपको कुछ इसके इन एंड आउट्स बताऊंगा, उसमें जो बताने का फर्क होगा ना दोस्तों, वो रात दिन का फर्क है। तो बस यही डिफरेंस है। ठीक है। अब आपको करना क्या है, यूरो यूएसडी का आप 1 घंटे का चार्ट लो, और यहाँ पे एक इंडिकेटर लगाओ आप, रेंज फिल्टर मल्टीप्लाई बाय हल सूट, ये एक दो इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन है। इस इंडिकेटर को यहाँ पे प्लॉट करो, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 30 सेकंड्स का मैं आपको समय दे रहा हूँ, जल्दबाजी कुछ नहीं है, 30 सेकंड्स होते ही हटा दूंगा मैं इसको। ठीक है सर, ये लगा लिया। अब हम एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाएंगे, EMA। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमने यहाँ पे क्लिक किया, हमारी मूविंग एवरेज लग गई। इसको हमने 100, इसकी लेंथ दे दी हमने 100 पीरियड की, 100 पीरियड की लेंथ दे दी हमने। अब एक और इंडिकेटर हम लगाएंगे, RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है। अब इसके अंदर हम सेटिंग चेंज करेंगे। अच्छा, RFX के अंदर भी सेटिंग है, रुक जाओ, सॉरी मैं बताना भूल गया। पहले तो इस इंडिकेटर की सेटिंग समझ लो, ये हटाना है, ये हटाना है, ये हटाना है, ये हटाना है, ये हटाना है। और हो सकता है जब आप इंडिकेटर लगाओ तो ये चीजें हटी मिले, मेरे को याद नहीं है, मतलब मैंने काफी पहले सिस्टम बनाया था,
तो ये मेरे को याद नहीं है मैंने हटाया है या इंडिकेटर में पहले से हटी पड़ी है, लेकिन आप ये सेटिंग्स आपकी होनी चाहिए, इसको आप देख लो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 30 सेकेंड्स ओवर। स्टाइल में आ जाओ। स्टाइल का स्क्रीनशॉट ले लो। रेंज फिल्टर अनटिक करना है, हाई टारगेट अनटिक करना है, लो टारगेट अनटिक करना है आपको। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं नीचे की तरफ लेके चलूंगा आपको। डन। अब नीचे आ जाओ। नीचे ये सारी चीजें हटानी है आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। साइडवेज मार्केट में कैसे आपको बचना है, कैसे क्या है, इससे बढ़िया मॉडल आपको देखने को नहीं मिलेगा। आरएसआई लगा लिया आपने, अब आरएसआई की सेटिंग करनी है। आरएसआई इनपुट में आ जाओ। टाइम फ्रेम कर दो 1 डे। टाइम फ्रेम कर दो 1 डे। टाइम फ्रेम कर दिया 1 डे, आरएसआई की सेटिंग में आके। आरएसआई की लेंथ में कोई चेंजेस नहीं करना है, मूविंग एवरेज में कोई चेंजेस नहीं करना है, केवल टाइम फ्रेम करना है 1 डे। स्टाइल में आ जाओ। स्टाइल में मैंने कुछ नहीं किया, बस जो आरएसआई बेस मूविंग एवरेज है, इसके मैंने थिकनेस को बढ़ा दिया है। कलर ब्लैक है, इसके मैंने थिकनेस को बढ़ा दिया है, मोटा कर दिया है थोड़ा सा। अब हुआ क्या कि 1 घंटे के चार्ट पे मैं ये देखना चाह रहा हूं कि ये जो आरएसआई है और ये जो आरएसआई बेस मूविंग एवरेज है काली कलर की, इसके ऊपर जब ये आरएसआई क्लोज हो जाएगा, मान के चलो ये डेट है 17 अक्टूबर, ये डेट है 18 अक्टूबर, तो मैं 18 अक्टूबर की अर्ली मॉर्निंग उठ जाऊंगा। चाहे 5 बजे, 6 बजे, 7, 7:30 तक उठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 6:30, 7 बजे तक उठ के मैं देखूंगा कि क्या पिछले दिन आरएसआई अपनी मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया है। तो अगर ये अपनी मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया और बंद हो गया है पिछले दिन, ठीक है ना, तो ये हमारे लिए क्या बनेगा, 18 तारीख को हमारे लिए बनेगा बाय वाला दिन। कौन सा दिन बनेगा, बाय करने वाला दिन। क्लियर हो गया। अब यहां पे देखो, यहां पे मान के चलो ये है 29 अक्टूबर और ये है 30 अक्टूबर, मान के चलो। अभी अक्टूबर खत्म नहीं हुआ है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है ना, सितंबर ले लो, अक्टूबर ले लो, वट। तो आपने 30 अक्टूबर को आप उठे और आपने देखा यार पिछले दिन आरएसआई अपनी मूविंग एवरेज से नीचे आ गया है, तो ये मेरे लिए क्या बनेगा, 30 तारीख को क्या बनेगा मेरा, सेल वाला दिन। ठीक है। कैसे, एग्जाम्पल समझाता हूं, आपको समझ में आएगा। यहाँ पे आ जाओ। देखो करना क्या है आपको, सबसे पहले तो आपको देखना है ये कौन सा डेट था। ये डेट था आपका 28 जून, और ये 1 जुलाई। अच्छा, 29, 30 की छुट्टी थी आपकी, सैटरडे संडे होंगे। तो ये है आपका 28 जून, ये है आपका 1 जुलाई। आप 1 जुलाई को उठे अर्ली मॉर्निंग, और आपने देखा कि भाई पिछले दिन आरएसआई ने इस ब्लैक कलर की मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज कर दिया है। तो पहला कंडीशन ये सेट हो गया कि मेरे को इस पूरे दिन के कैंडल के हाई के ऊपर बाय करना है। अब मेरा सेकंड सेटअप, ये जो इंडिकेटर लगाया है मैंने आरएफएक्स वाला, ये जब इसकी दोनों लाइनें इस ब्लैक कलर की मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाएंगी, तो जिस कैंडल के ऊपर आएंगी, इस कैंडल के अगर ऊपर आएंगी, तो यहां पे मैं बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा, यहां पे नहीं करूंगा, यहां पे बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। तो ये लेवल कौन सा था मेरा, ये लेवल था मेरा 1.0761। यहाँ पे बाई किया, कितना ऊपर गया, 776। नीचे आगे डरने की जरूरत नहीं है। जब तक ये दोनों लाइनें, ये जो आरएफएक्स वाली दोनों लाइनें 100 पीरियड मूविंग एवरेज के जब तक ऊपर हैं, और ये आरएसआई इस काली कलर की मूविंग एवरेज के जब तक ऊपर है, आपको कोई भी डिप आता है बाय करके चलो, डरने की जरूरत नहीं है। ये ऊपर जाएगा, देखो ऊपर आ गया। अभी देखो कितना प्यारा ऊपर भगा है, देखो कितना प्यारा। कहाँ बाय किया था, 761 पे, कितना हाई लगा दिया, 948। 180 पिप की मूवमेंट दे दी। प्रॉफिट मैं इसमें कहूंगा एक बार 20, 25, 30, 40, 50 पिप तक आप प्रॉफिट लेके निकल जाओ, 50 पिप तक का टारगेट रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर यहाँ पे आ जाओ। ये दिन कौन सा है, 19 जुलाई का।
ये दिन कौन सा है? 20 जुलाई। 20 जुलाई की मॉर्निंग में आप उठे और आपने देखा यार पिछले दिन आरएसआई नीचे बंद हो गया, एक कंडीशन सेटअप हो गई। अब यहाँ पे क्या हुआ मैजिक, यहाँ पे पिछले दिन ही इस वाले इंडिकेटर ने, आरएफएक्स वाले इंडिकेटर ने 100 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे जाके क्लोजिंग दे दी, बंद कर दिया। तो मैं क्या करूंगा, ये तो पिछले दिन जो हो गया कांड हो गया, लेकिन जो आरएसआई वाला सिस्टम है ये तो मैं अगले दिन चेक करूंगा, 20 जुलाई को। तो 20 जुलाई को मैं देखूंगा कि भाई 19 जुलाई को ये इसने क्रॉसओवर दे दिया पहले ही। तो अब इस कैंडल के नीचे जो सबसे लोएस्ट कैंडल होगा, यहां पे मैं सेल ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। इस कैंडल का लो कितना है? 875। कितना लो लगाया? 825। कितना लो लगाया? 798। कितना लो लगाया? 778। मिल गया 50 पिप। अब यहां पे आ जाओ, ये कौन सा दिन है? 2 अगस्त। ये कौन सा है? 5 अगस्त। 3 4 की छुट्टी रही होगी। 2 अगस्त। 5 अगस्त। अब यहां पे हम सुबह उठे और देखा कि आरएसआई पिछले दिन ऊपर बंद हो गई है, यहां पे ये ऊपर चला गया कैंडल, तो इसके हाई के ऊपर मैं कहीं ना कहीं बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। यानी जब देखो समझो बात को, कि ये लाइन क्रॉस करेगी, ये अगर हाईएस्ट ऊपर के लेवल पे ज्यादा जाके बाई करेगा तो इसके हाई के ऊपर, या फिर आरएसआई, यानी दोनों जो भी कंडीशन होगी, दोनों कैंडलों में से जो भी सबसे हाईएस्ट कैंडल होगा उसमें मैं बाई करूंगा। तो यहाँ पे मैंने बाई ट्रेड एग्जीक्यूट किया। ये बाई ट्रेड कहाँ पे था आपका? इसका हाई ले लेते हैं, 925, 925। उसी दिन हाई कितना लगा दिया? 1008। कितना हाई लगा दिया? 1008। यानी 75 पिप मिल गए, हमें तो 85 पिप चाहिए थे। उसके बाद देखो भी सीधी मूवमेंट, अगर नीचे आ गया सीधी मूवमेंट, कितना ऊपर जा रहा है ऊपर, ये देखो। कहीं पर भी आपको सेल दिया इसने? अब आ जाओ सेल की बारी। ये दिन कौन सा था? 28 अगस्त। ये दिन कौन सा है? 29 अगस्त। तो ये लिख लो आप, 28 अगस्त, 29 अगस्त। इस दिन आप देखो कि पिछले दिन आरएसआई नीचे आ गया था, आ गया था। अब आरएफएक्स वाला इंडिकेटर नीचे आ गया था, आ गया था। यहाँ पे नीचे आया था, लेकिन मैं कहाँ शॉर्ट करूंगा? इस कैंडल के लो के, जो सबसे लोएस्ट कैंडल होगा ना उसके नीचे शॉर्ट मारना है। क्योंकि जब नया लो टूटेगा तभी तो नया लो बनेगा। इसका लो कितना है? 1105 का। सीधी मूवमेंट, कितना लो लगाया? 1026। अब देखो मजेदारी वाली बात, अननेसेसरी की मूवमेंट, अननेसेसरी की ट्रैपिंग से कैसे बचा जाएगा। यहां पे आरएफएक्स ने दे दिया बाय ट्रेड, लेकिन आरएसआई क्या कह रहा था कि भैया मैं अभी भी ब्लैक लाइन के नीचे हूं, ट्रेंड डाउन का है, ऊपर का नहीं है। ये जो ऊपर मूवमेंट आ रही है ना, ये फेक मूवमेंट है, ये ट्रैप वाली मूवमेंट है, इसमें नहीं फंसना है, आपको शॉर्ट पोजीशन ही बनानी है। इसका ये फायदा हुआ, ये देखो आगे नीचे प्राइजेस। फिर यहां पे आ जाओ आप, ये क्या है? 16 सितंबर। ये क्या है? 17 सितंबर। 17 सितंबर को हम उठे और देखा कि भाई पिछले दिन की आरएसआई ऊपर है। आरएफएक्स वाला तो 2 दिन पहले से ऊपर आ गया था, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसके हाई के ऊपर, ये सबसे जो हाईएस्ट है, इसके हाई के ऊपर हम बेचेंगे, खरीदेंगे। इसका हाई है आपका 1137 का, 1.1137। कितना ऊपर गया? अब देखो यहाँ पे समझना, यहाँ पे आरएसआई जरूर नीचे आया, यहाँ पे आरएफएक्स वाला इंडिकेटर भी नीचे आया, लेकिन इसका लो नहीं कटा। अगर इसका लो कटता तो हम सेल पोजीशन पे चले जाते हैं यहाँ से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो हम बच गए। 1137 पे बाय हुआ, कितना ही लगाया? 1214 का। 1137 से 1214 आप कैलकुलेट कर लो। अब यहाँ पे आ जाओ, इस दिन हम उठे, इस दिन देखा भाई नीचे है, नीचे है। आरएफएक्स ने कहा सेल दे दिया? यहाँ पे दे दिया, कोई बात नहीं, मैं इस कैंडल का लो ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं सेल करूंगा। अब यहाँ पे मैंने सेल किया 1111 पे, 1111 पे, 1.1111। कितना नीचे आपके सामने है? 818। 300 पिप का फॉल दे दिया, 300 पिप का फॉल दे दिया। अब ये सिस्टम यहाँ पे, इसका मैंने आपको केवल अभी 70% पार्ट तो बता दिया, 30% पार्ट नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि वो हमारे एडवांस कोर्स का पार्ट है। ठीक है, अब इसके अंदर री एंट्री कहाँ लेनी है, डेली ट्रेडिंग कैसे करनी है, डेली 20 पिप कैसे कमाने, वो जो जादू की छड़ी है ना सर, वो मैं खोलूंगा पिटारा एडवांस क्लासेस के अंदर। तो ये सिर्फ मैंने आपको इसलिए बताया है ताकि आप लोगों को ये आइडिया हो जाए कि कितने एडवांस तरीके से हम आपको ये बताते हैं कि भैया पैसा बनेगा। ठीक है ना? ये है। तो इतना भी अगर आपने कर लिया तो भी आप पैसा बना लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। रास्ता तो मैंने दिखाई दिया है। ठीक है ना? अब ये है कि उस रास्ते पे जल्दी पहुंचने का तरीका, वो प्रीमियम चीज है, और धीरे धीरे तो आप पहुंच ही जाओगे करके। ठीक है ना? तो चॉइस आपकी है।
अब हिरेन भाई गोल्ड में बिल्कुल काम करेगा, उसकी सेटिंग क्या है ये सब मेरा प्रीमियम। तो सर देखो, आपको अगर लाइफ में कुछ चाहिए तो प्रीमियम तो प्राइस देने पड़ेंगे, ठीक है ना। आज आप एक एलवी का बैग लेके चलो और एक लोकल बैग लेके चलो, तो प्राइस तो देना पड़ेगा भाई। प्रीमियम चीज होती है। आज आप किसी लोकल ब्रोकरेज हाउस में काम कर लो, वहां पे आपको 0 पिप का भी स्प्रेड मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जो बंदा 4 पिप का 2 पिप का स्प्रेड चार्ज कर रहा है भैया, वो प्रीमियम है। वो प्रीमियम चीज के पैसे चार्ज कर रहा है। आपको दिक्कत नहीं आने देगा किसी भी चीज की वो, ठीक है ना। प्रॉब्लम में नहीं आओगे आप लाइफ में कभी भी। तो ये तो कहते हैं ना कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। सुना ही, हम बड़े सुनते थे कि भाई सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो एक बार आपने खर्च करके ले लिया तो आप जीवन भर सुखी हो। और सस्ते के चक्कर में जीवन भर भटकते रहोगे, कभी इस घाट कभी उस घाट कभी उस घाट। तो कुछ नॉलेज नहीं मिलने वाली, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो मेहनत की है, ठीक है ना, अपना खून पसीना एक किया है, तो उसका तो कुछ बनता है यार, ठीक है। और आप भी पैसा बनाओगे, आप हमें क्या दे के जाओगे? जितना हम दोगे हमसे कुछ थोड़ी ना आप ज्यादा दे रहे हो। जितना आप हमें दोगे उसका 10-20 गुना ज्यादा आप कोर्स खत्म होते होते बना लोगे, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। और कोई किसी की भी कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, वो आप पूछ सकता है। एनी क्वेरीज, कोई भी क्वेश्चन हो। सत्यांश भाई, अगर आपको भी बाहर जाके ट्रेडिंग करनी है तो आप बुलबेल एकेडमी में कांटेक्ट कर सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन जानकारी आपको सारी मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना। आपको सेटअप वेटअप भी करना है, सब कुछ करा देंगे सर। एनी अदर गाइज, डू यू हैव एनी क्वेरीज? कोई भी क्वेश्चंस हैं? कोई भी और चीज़ों में दिक्कतें आ रही हैं, परेशानी आ रही है, शेयर करो। नरेंद्र सर ने अपना नंबर शेयर कर दिया, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। अच्छा, किसी को कुछ और भी दिक्कत है, कहीं बॉडी बॉडी में पेन है या और कोई समस्या है तो बता सकता है मेरे को, उसका इलाज है मेरे पास। आप बात ही नहीं करते हो आप तो। मैं आपसे बात करने के लिए रेडी बैठा हूँ, आप बात ही नहीं करते हो, बताओ। बॉडी पेन का नस पे बता चालू कर दूंगा। माइक चालू कीजिए, इनका तो बोलेंगे। माइक बंद नरेंद्र होगा, सर। माइक बंद होगा लगता है। अच्छा, माइक बंद होगा लोगों का। अच्छा हम्म। अच्छा, चलो कोई नहीं, सबको अनम्यूट कर दे। अनम्यूट करते ही पता नहीं कोई गाली गलौज ना करने लग जाए भाई। नहीं नहीं नहीं, अपने ही बंद नहीं, मैं तो मजाक कर मतलब कहने का मतलब है ना, कोई एग्रेसिव ना हो जाए भाई कोई जल्दी। चलो खैर नहीं कोई नहीं। नहीं गाइस, आई होप आपको मजा आया होगा सेशन में। तो इसी तरीके से हम प्यार मोहब्बत से आप लोगों को पढ़ाते रहते हैं, सिखाते रहते हैं, ताकि हमारा माइंड भी कूल रहे, सीखने में भी मजा आए, ठीक है ना। तो अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा आप लोग, आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो मेरे को अच्छा लगेगा, बुरा कहोगे तो और भी अच्छा लगेगा, ताकि हमें इम्प्रूवमेंट का मौका मिले, ठीक है ना। तो हम भी इम्प्रूवमेंट करेंगे। थैंक यू राजेश सर, थैंक यू जिग्नेश भाई, थैंक यू निखिल भाई, थैंक यू सत्यांश भाई, थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। बाय, टेक केयर। हैप्पी दिवाली टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। फिर जल्दी मिलेंगे हम लोग। थैंक यू नरेंद्र कुमार जी, थैंक यू निखिल भाई, हिरेन भाई, थैंक यू सो मच।